रोहन शर्मा अपनी लग्जरी एसयूवी से उतरे। सूट का कोट हाथ पर मोड़ा हुआ था और यात्रा का सूटकेस अभी भी हाथ में था। तभी उन्होंने अपने वसंत विहार स्थित पत्थर की बनी हवेली के अग्रभाग पर लाल और नीली बत्तियां घूमती देखीं। एक पुलिस जीप सामने खड़ी थी, इंजन चालू था और दरवाजे खुले थे, और दो वर्दीधारी सिपाही फुटपाथ पर खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक ने एक महिला का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे रोहन ने 3 सेकंड में पहचाना, क्योंकि उन्होंने उसे ऐसा कभी नहीं देखा था। वह लक्ष्मी थी, कंसो देवी राम, जो पिछले 2 वर्षों से उनका घर साफ करती थी और उनके बच्चों की देखभाल करती थी। वह दोनों सिपाहियों के बीच खड़ी थी। उसके हाथ सामने की ओर हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। उसकी धूसर वर्दी सिकुड़ी हुई और मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। उसका हमेशा कसकर बंधा हुआ जूड़ा थोड़ा ढीला पड़ गया था, जिससे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह जमीन की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर अपराध या शर्मिंदगी का भाव नहीं था, बल्कि उससे भी बदतर कुछ था। यह उस व्यक्ति का भाव था जो जानता है कि कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है, और उसके पैरों से उसकी घुटनों के चारों ओर कसकर लिपटे हुए, जैसे उसे छोड़ने का मतलब शून्य में गिर जाना हो। अर्जुन और कबीर थे। अर्जुन लक्ष्मी की वर्दी के कपड़े में अपना चेहरा छिपाए रो रहा था। वह बच्चों का वह दबा हुआ और लगातार रोना था, जो लंबे समय से रो रहे हैं और अब उनकी आवाज भी नहीं निकल रही है। कबीर भी रो रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह सिपाहियों को ऐसे देख रहा था जैसे 4 साल के बच्चे के चेहरे पर नफरत होनी ही नहीं चाहिए। वह फटी हुई आवाज में चिल्ला रहा था, उन्हें मत ले जाओ। लक्ष्मी मौसी ने कुछ नहीं किया, उन्हें मत ले जाओ। रोहन ने सूटकेस छोड़ दिया। सूटकेस फुटपाथ पर एक भारी आवाज के साथ गिरा, जिसे किसी ने नहीं सुना, क्योंकि कबीर की चीख पूरी सड़क को भर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? रोहन ने कहा, और उसकी आवाज दृढ़ निकली, क्योंकि वह अभी भी समझ नहीं पाया था। क्योंकि दिमाग उस चीज को संसाधित करने में समय लेता है जो आंखें देख रही हैं। जब जो आंखें देख रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप श्रीमान शर्मा हैं? हाँ, मैं ही हूं। क्या हो रहा है? सिपाही ने एक धीमी हरकत के साथ अपनी बेल्ट ठीक की, जो रोहन को स्थिति के लिए असहनीय रूप से शांत लगी। सर, आपकी पत्नी ने पुलिस थानों में गंभीर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। श्रीमती राम को आवास से लगभग 20 लाख रुपये के आभूषण चुराने का आरोप है। हमें उन्हें थाने ले जाने का आदेश है। रोहन ने पलक झपकाई। चोरी, लक्ष्मी, यह शब्द उसके दिमाग में कहीं भी फिट नहीं हो रहा था। यह ओआक्सा के कारीगर द्वारा बनाए गए उनके 10वीं वर्षगांठ के उपहार, देवदार की लकड़ी के गहनों के बक्से में रखे महत्वपूर्ण टुकड़ों को रखने की कोशिश करने जैसा था। यह शब्द उस जगह में फिट नहीं हो रहा था जहां उसे होना चाहिए था। लक्ष्मी, वह महिला जो रोज सुबह 6 बजे उनके घर का दरवाजा खोलती थी और रात 8 बजे बंद करती थी। वह महिला जिसने कभी एक गिलास भी नहीं तोड़ा, जो कभी देर से नहीं आई, जिसने कभी अग्रिम या एक पैसा भी ज्यादा नहीं मांगा, जो उनके बच्चों के कपड़े इतनी सटीकता से मोड़ती थी कि रोहन अपने खुद के सूट के लिए भी नहीं कर सकता था। वह महिला जो उनके घर के फुटपाथ पर जंजीरों में जकड़ी हुई थी, पर 20 लाख रुपये के गहने चुराने का आरोप था। तभी प्रिया ने उसे देखा। उसकी पत्नी सीढ़ियों के पास दरवाजे के फ्रेम में खड़ी थी, छाती पर बाहें क्रॉस किए हुए। उसके चिकने उत्तम बाल कंधों पर लटक रहे थे। उसके नाखून गहरे वाइन रंग में नए बने हुए थे, और एक ऐसा भाव था जिसे रोहन उस पल समझ नहीं पाया, लेकिन जिसे वह बाद में, बहुत बाद में, ऐसी स्पष्टता के साथ याद करेगा जो उसका पेट मरोड़ देगी। यह उस व्यक्ति का भाव था जो देख रहा है कि एक योजना ठीक वैसी ही काम कर रही है जैसी उसने योजना बनाई थी। प्रिया व्याकुल नहीं थी, चिंतित नहीं थी, हैरान नहीं थी, वह संतुष्ट थी। लेकिन रोहन ने अभी तक यह नहीं देखा था। उसके पास अभी भी वह देखने के उपकरण नहीं थे जो उसकी आंखों के सामने थे, क्योंकि वह सालों से अपने घर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रिया, क्या हुआ? ये सब क्या है? उसने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। प्रिया ने एक गणनात्मक सांस के साथ अपनी बाहें नीचे की। जो होना था, रोहन, मैंने तुमसे कहा था कि यह महिला भरोसेमंद नहीं है।
मैंने आज सुबह अपना गहनों का बक्सा जांचा और 3 चीजें गायब थीं। वह हीरे का हार जो तुमने हमारी सालगिरह पर मुझे दिया था, पन्ने की बालियां और सोने का कंगन, सब गायब हो गया। और हम दोनों के अलावा केवल वही मुख्य कमरे में जाती है। रोहन ने लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी ने रोहन के आते ही पहली बार अपना सिर उठाया। धातु की हथकड़ियों ने उसकी कलाइयों पर एक लाल निशान छोड़ दिया था, एक रेखा जिसे रोहन वहां से देख सकता था, एक रेखा जो उसकी याद में अंकित हो गई, जैसे कि वह उस महिला के हाथों पर कभी मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। लक्ष्मी ने सीधे उसकी आंखों में देखा, उन गहरी आंखों से जो सामान्य रूप से कुछ भी प्रकट नहीं करती थीं, जो सामान्य रूप से नीची और विवेकपूर्ण रहती थीं, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिसने 16 साल की उम्र से सीखा है कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आपकी आंखों में देख सकते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं देख सकते। और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन जो टूटी नहीं। मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैं अपनी बहन की कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ की याद की कसम खाती हूँ। मैंने वह कुछ भी नहीं लिया जो मेरा नहीं था। सामने वाले घर की एक पड़ोसी यह देखने के लिए बाहर निकली थी कि क्या हो रहा है। एक महिला एक मिला कंता दे था छोटे कुत्ते के साथ फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रही थी, उन आंखों से देख रही थी जिनमें दक्षिण दिल्ली के लोग चिंता को छिपाते हैं। जीप की बत्तियां घूमती रहीं, पत्थर के अग्रभाग को लाल और नीले रंग से रंगती रहीं, लाल और नीला, एक दृश्यमान धड़कन की तरह जो रुकी नहीं। कबीर ने लक्ष्मी का पैर छोड़ा और रोहन की ओर भागा। वह अपने बंद मुट्ठियों और भीगे हुए गालों के साथ रोहन के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, जिसकी आवाज उसके सीने के नीचे से आ रही थी, पापा, कहो उन्हें जाने दो। लक्ष्मी मौसी चोर नहीं है, लक्ष्मी मौसी अच्छी हैं। कहो पापा, कहो कि उन्हें जाने दें। अर्जुन ने लक्ष्मी को नहीं छोड़ा, उसने और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा उसकी वर्दी में धंस गया। वह ऐसी कांप रहा था कि रोहन को अपने शरीर में महसूस हुआ, भले ही वह 3 मीटर दूर था। और उस क्षण में जब सिपाही लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जीप की ओर चलना शुरू कर रहे थे और अर्जुन लक्ष्मी की वर्दी को अपने दोनों हाथों से तब तक पकड़े रहा जब तक कि एक सिपाही को उसे सावधानी से अलग नहीं करना पड़ा, और कबीर अपनी 4 साल की मुट्ठी से सिपाही की टांग पर मार रहा था और चिल्ला रहा था कि उसे जाने दो। और प्रिया दरवाजे से सब देख रही थी, बिना हिले, बिना हस्तक्षेप किए, अपने बच्चों को गले लगाए बिना, जो अपनी ही घर के फुटपाथ पर चिल्ला रहे थे। रोहन को अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जिसे वह अभी नाम नहीं दे सकता था, कुछ ऐसा जिसका आकार एक प्रश्न जैसा था जिसे वह पूछना नहीं चाहता था, लेकिन जो पहले से ही उसके सीने और गले के बीच स्थापित हो चुका था, जैसे एक हड्डी जिसे निगला नहीं जा सकता। प्रिया बच्चों को क्यों नहीं गले लगा रही है? रोहन तुरंत घर में नहीं घुसा। वह कबीर को अपने बाएं हाथ में और अर्जुन को अपने दाहिने पैर से चिपके हुए फुटपाथ पर खड़ा रहा। जीप को दूर जाते हुए देखा जिसमें लक्ष्मी अंदर थी। बत्तियां छोटी होती जा रही थीं जब तक कि वे कोने में नहीं मुड़ गए और गायब नहीं हो गए। कबीर अपने पिता का हाथ 4 साल के शरीर के अनुरूप नहीं, मजबूती से दबा रहा था। अर्जुन उस सूट के कपड़े से चिपका हुआ था, जैसे कोई छोटा जानवर जिसे उस एकमात्र जगह से निकाल दिया गया हो जहां वह की संदनकार है, सुरक्षित महसूस करता था। रोहन ने अर्जुन को एक बाह में उठाया और दूसरे हाथ से कबीर का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चला। प्रिया अभी भी फ्रेम में खड़ी थी, बाहें क्रॉस किए हुए, उस मुद्रा में जिसे रोहन अच्छी तरह जानता था, उस व्यक्ति की मुद्रा जिसने पहले ही कुछ तय कर लिया है और बाकी लोगों के अपने निर्णय से सहमत होने का इंतजार कर रहा है। रोहन बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर गया। वह लिविंग रूम में गया, जुड़वा बच्चों को सोफे पर बिठाया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अर्जुन उसे नहीं देख रहा था। उसकी आंखें प्रवेश द्वार पर टिकी थीं, जैसे वह किसी भी पल लक्ष्मी के वहां प्रकट होने की उम्मीद कर रहा हो। कबीर उसे सीधे देख रहा था, उन आंखों से जो कुछ भी छिपाना नहीं जानती थीं। उन्हें वापस ले आएंगे पापा? रोहन को जवाब नहीं पता था, क्योंकि सच यह था कि वह नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि उसने चोरी की है या नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी इतनी शांत क्यों थी। उसे नहीं पता था
कि उसके बच्चे अपनी मां की उपस्थिति से ज्यादा नौकरानी की अनुपस्थिति से क्यों टूटे हुए लग रहे थे। वह सिर्फ इतना जानता था कि कुछ ठीक नहीं था, और पहला टुकड़ा जो फिट नहीं हो रहा था वह रसोई में था। लाल शराब का गिलास हाथ में लिए उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोहन रसोई में गया। प्रिया ग्रेनाइट काउंटर के सहारे झुकी हुई थी, गिलास उंगलियों के बीच और दूसरा हाथ में फोन था। वह स्क्रीन पर कुछ इस तरह जांच रही थी जैसे उसने अभी अभी एक छोटा सा काम पूरा किया हो, न कि उस महिला को गिरफ्तार करवाया हो जो उसके बच्चों की देखभाल करती है। मुझे समझाओ, रोहन ने कहा। प्रिया ने फोन काउंटर पर रख दिया, अपना सेलफोन निकाला और उसे एक तस्वीर दिखाई। यह काले मखमली कपड़े से ढके एक खाली दराज का अंदरूनी हिस्सा था, जिसमें टुकड़ों के रखे होने के निशान धंसे हुए थे। एक हार, पन्ने की बालियां और एक सोने का कंगन। मखमल में 3 खाली छेद जो पर्याप्त सबूत लग रहे थे। वहीं थे मेरे गहने, रोहन, जो तुमने मुझे दिए थे। 20 लाख रुपए के गहने जो गायब हो गए जबकि तुम अपना अनुबंध पक्का करने के लिए मुंबई में थे, और जब मैं घर पर नहीं होती तो हमारे कमरे में जाने वाली एकमात्र व्यक्ति वही है। रोहन ने तस्वीर देखी, दराज को देखा और उसके दिमाग में कुछ अटक गया। कुछ छोटा लेकिन लगातार, जूते में एक पत्थर की तरह जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते भले ही आप चाहें। वह दराज वह नहीं थी जहां प्रिया गहने रखती थी। वह जानता था क्योंकि उसने वह देवदार की लकड़ी का गहनों का बक्सा खरीदा था जहां प्रिया महत्वपूर्ण टुकड़े रखती थी। उसने उसे अपनी 10वीं वर्षगांठ पर उपहार में दिया था, जिसे कश्मीर के एक कारीगर से बनवाया गया था, जिस पर प्रियार उत्कीर्ण था। और वह बक्सा ड्रेसिंग रूम में था, दराज में नहीं। तस्वीर वाला दराज था जहां प्रिया सस्ते सामान रखती थी। यात्रा के लिए सस्ते गहने, बिना मूल्य की चीजें। प्रिया के 20 लाख रुपए के गहने उस देवदार की लकड़ी के बक्से में क्यों होंगे और उस दराज में क्यों नहीं जो उसने उसके लिए उपहार में दिया था। रोहन ने प्रश्न को रोक लिया। उसे जोर से नहीं पूछा। उसे किसी चीज ने बताया कि उसे इंतजार करना चाहिए, कि उसे टुकड़े इकट्ठा करने से पहले पहेली को एक साथ नहीं रखना चाहिए। प्रिया ने थोड़ी ऊपर उठाकर और आंखों को स्थिर करके उसे चुनौती दी कि वह उस पर संदेह करे। रोहन अध्ययन कक्ष में गया, दरवाजा बंद किया, चमड़े की कुर्सी पर डेस्क के सामने बैठा और अपनी उंगलियों से अपनी आंखें भींच लीं। 2 साल। लक्ष्मी 2 साल से उस घर में काम कर रही थी। रोज सुबह 6 बजे आना, जुड़वां बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना, इससे पहले कि कोई उठे, रोहन की कमीजों को इतनी सावधानी से इस्त्री करना जिसकी उसने कभी मांग नहीं की थी, लेकिन वह वैसे भी देती थी। 450 वर्ग मीटर के घर के हर कोने को शिकायत किए बिना साफ करना, इस बात को सहना कि बिस्तर कैसे बिछाने या तौलिए कैसे रखने हैं, इस पर प्रिया की टिप्पणियों को सहना, रोहन के धन्यवाद कहने पर मुस्कुराना और प्रिया के यह कहने पर सिर झुकाना कि काम फिर से करो। 2 साल बिना किसी गलती के, बिना किसी देरी के, किसी की तरफ से किसी भी चीज के बारे में कोई शिकायत नहीं। रोहन ने लैपटॉप खोला और लक्ष्मी के बारे में वह फाइल खोजी जो उसने उसे काम पर रखने के बाद से उसके पास थी। वहां सब कुछ था। कंसो देवी राम गुटिरेज, इटावा, आजमगढ़ में जन्मी, 31 वर्ष, अविवाहित, कोई बच्चे नहीं, 16 साल की उम्र से मां की अनाथ। उसकी मां की मृत्यु गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से एक सरकारी अस्पताल में हुई थी, जहां उसे ट्यूमर का पता चलने के 3 महीने बाद इलाज मिला। क्योंकि पहले कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था, पिता कभी नहीं मिला। लक्ष्मी 12 साल की एक छोटी बहन के साथ अकेली रह गई, जिसे उसे पालना पड़ा, खिलाना पड़ा और काम ढूंढकर स्कूल भेजना पड़ा। घर साफ करना, दूसरों के कपड़े धोना, रविवार को सड़क पर पराठे समोसे बेचना, एक लॉन्ड्री में दोहरी शिफ्ट करना जो उसे न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करती थी। और बहन ललिता अब 22 साल की थी और एक सरकारी विश्वविद्यालय में नर्सिंग के 3रे वर्ष में थी। आंशिक छात्रवृत्ति पर पढ़ रही थी जो किताबों, परिवहन या भोजन को कवर नहीं करती थी। लक्ष्मी बाकी का भुगतान करती थी, एक घरेलू सहायिका के रूप में अपनी तनख्वाह से। हर 15 दिन में आधा हिस्सा सीधे ललिता के खाते में जाता था ताकि वह पढ़ती रह सके। रोहन ने उससे कभी कुछ नहीं पूछा था।
वह उसका नाम जानता था, उसका समय जानता था। वह जानता था कि वह कुशल और शांत थी और बच्चे उसे पसंद करते थे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह 16 साल की उम्र से एक ऐसी जिम्मेदारी ढो रही थी जिसे अपनी उम्र के दोगुने लोगों में से कई लोग भी नहीं संभाल पाते। वह यह नहीं जानता था कि उस घर में कमाया गया हर पैसा न केवल उसे बल्कि एक बहन को भी जिंदा रखता था, जो पूरी तरह से लक्ष्मी के काम करते रहने, साफ करते रहने, सहते रहने पर निर्भर थी। रोहन ने लैपटॉप बंद कर दिया, अध्ययन कक्ष की चुप्पी में बैठ गया। दूर से अर्जुन के रोने की आवाज सुन रहा था, जो रुक नहीं रहा था। एक ऐसी कराह जो दीवारों के माध्यम से दबी हुई आ रही थी, जैसे एक आह जिसे पूरा घर सोख रहा हो। और फिर वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और जुड़वां बच्चों के कमरे की ओर चला गया। उसने उन्हें अर्जुन के बिस्तर पर पाया। कबीर अपने भाई के बगल में लेटा हुआ था, उसे एक हाथ से गले लगाए हुए सूखी आंखों से छत को देख रहा था, लेकिन एक ऐसे भाव के साथ जिसे रोहन ने कभी नहीं देखा था। यह दबी हुई नफरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की नफरत जो जानता है कि कुछ बुरा हुआ है और वयस्क इसे ठीक नहीं कर रहे हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे रो रहा था, तकिया सीने से दबाए हुए था। रोहन बिस्तर के किनारे बैठ गया। कबीर बिना हिले उसे देख रहा था। लक्ष्मी, मौसी हमेशा हमारी देखभाल करती हैं। जब माँ अपने कमरे में बंद हो जाती हैं, उसने सपाट आवाज में कहा, जैसे वह कुछ बता रहा हो जो उसके लिए उतना ही स्पष्ट था जितना कि आसमान नीला है। रोहन को पेट में कुछ कसता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? सेबा, माँ अपने कमरे में जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं और बाहर नहीं आती, और हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी मौसी आती हैं और हमारे लिए रात का खाना बनाती हैं और हमें एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और हमेशा हमें सुलाती हैं। रोहन ने अर्जुन की ओर सिर घुमाया, जो रोना बंद कर चुका था और उसे उन बड़ी भूरी आंखों से देख रहा था जो ऐसी चीजें रखती थीं जिन्हें 4 साल के बच्चे को नहीं रखना चाहिए। अर्जुन ने अपना मुंह खोला, उसे बंद किया, फिर से खोला, जैसे शब्द उसके शरीर की भुगतान क्षमता से अधिक कठिन थे। जब आप घर पर नहीं होते हैं तो माँ बहुत चिल्लाती हैं। पापा, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि रोहन को सुनने के लिए झुकना पड़ा। लेकिन शब्द उसे कुछ ऐसा लगे जो नया नहीं था, जो किसी बच्चे की आकस्मिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का डरपोक और डरा हुआ इकबालिया बयान था, जो एक रहस्य छिपाए हुए था, जो उसके शरीर से ज्यादा भारी था। रोहन बिस्तर के किनारे अचल बैठा रहा। उसका दिल उसके कनपट्टी में धड़क रहा था, उसकी उंगलियां झुनझुनी कर रही थीं। कबीर प्रतिक्रिया की उम्मीद में उसे देख रहा था। अर्जुन तकिए में फिर से अपना चेहरा छिपा चुका था, जैसे उसने बहुत ज्यादा बोल दिया हो और अब वह गायब होना चाहता हो। और रोहन अपने बच्चों के कमरे में बैठा, महंगी चीजों और आकाश, नीले रंग से रंगी दीवारों और एक विशेष बच्चों की दुकान से प्रिया द्वारा खरीदी गई रॉकेट के आकार की बत्ती से घिरा हुआ एक ऐसी बात का एहसास हुआ जो उस पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरी थी, कि जब वह घर पर नहीं होता तो उसे नहीं पता होता कि उसके घर में क्या होता है, कि व्यापार यात्राएं, मुंबई में बैठकें, गुड़गांव में अनुबंध, ऐसे रेस्तरां में निवेशकों के साथ रात्रिभोज, जहां शराब की एक बोतल लक्ष्मी के 1 सप्ताह की कमाई से ज्यादा की थी। यह सब एक महंगा और मोटा पर्दा था, जिसके पीछे उसके बच्चे एक ऐसी वास्तविकता जी रहे थे जिसे देखने का समय उसने कभी नहीं निकाला, क्योंकि प्रिया पर भरोसा करना आरामदायक था। प्रिया पर भरोसा करने से उसे शांति से यात्रा करने, शांति से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, शांति से सोने की अनुमति मिली थी। और अब 4 साल के बच्चे के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। शांति कुछ ऐसी दिखने लगी थी जो अपराध बोध से बहुत मिलती जुलती थी, और अपराध बोध डर से बहुत मिलता जुलता था। और डर में अर्जुन की धीमी आवाज थी जो कह रही थी, जब आप घर पर नहीं होते हैं तो माँ बहुत चिल्लाती हैं। पापा। लक्ष्मी ने रात एल्गिन रोड की एक कोठरी में बिताई, जो शर्मा हवेली के बाथरूम से छोटी थी। दीवार से सटी एक कंक्रीट की बेंच थी, एक पीली बत्ती जो कभी बंद नहीं होती थी और कीटाणुनाशक की गंध के साथ कुछ और मिश्रित थी। वह गंध उसके नाक में घुस जाती थी और उसे ठीक से सांस नहीं लेने देती थी। अंदर आते ही उसकी हथकड़ियां हटा दी गई थीं, लेकिन निशान अभी भी थे। कलाइयों पर 2 लाल रेखाएं,
जो हर बार जब वह अपना हाथ हिलाती थीं तो जलती थीं। कोठरी में 2 और महिलाएं थीं। एक कंबल को सिर के नीचे लपेटकर फर्श पर सो रही थी, दूसरी विपरीत कोने में बैठी दीवार को खाली आंखों से देख रही थी। लक्ष्मी लेटी नहीं, वह कंक्रीट की बेंच पर सीधी बैठी, हाथ घुटनों पर और आंखें बंद कर लीं। सोने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए। हे भगवान, उसने फुसफुसाया इतनी धीमी आवाज में कि शब्द मुश्किल से उसके होंठों से निकल रहे थे। तुम जानते हो कि मैंने कुछ नहीं लिया। तुम जानते हो कि इन हाथों ने केवल काम करने और उन बच्चों की देखभाल करने के लिए सेवा की है। मैं यहां से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं केवल एक चीज के लिए कह रही हूं कि वे मुझसे वे बच्चे न छीनें, भले ही वे मेरे नहीं हैं, क्योंकि उन बच्चों का कोई नहीं है जब उनके पिताजी घर पर नहीं होते हैं, और मेरा कोई नहीं है सिवाय उनके। आंसू उसके गालों पर बह गए बिना कि वह उन्हें साफ करने के लिए कुछ करे। वे शर्मा हवेली के कपड़े पर गिरे रहे, जिसकी गंध अभी भी लक्ष्मी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टनर की थी। बच्चों के नाश्ते के लिए उस सुबह गर्म की गई मक्के की रोटियों की गंध की थी, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। और जब लक्ष्मी 14 किलोमीटर दूर एक कंक्रीट की कोठरी में प्रार्थना कर रही थी, एक ऐसी हवेली में जो लक्ष्मी के 300 जिंदगियों में कमाने से ज्यादा की थी, अर्जुन और कबीर सो नहीं रहे थे। रोहन ने उन्हें रात 9 बजे बिस्तर पर लिटाया था। उन्हें इस बेतरतीबी से पाजामा पहनाया था जैसे उसे याद नहीं था कि किसका कौन सा है। उसने उन्हें बताया कि सब ठीक हो जाएगा, एक ऐसी आवाज में जिस पर वह खुद भी विश्वास नहीं कर रहा था, और बत्ती बुझा दी थी। 9:30 बजे अर्जुन रोना शुरू कर दिया। जोर से नहीं, बल्कि एक लगातार धीमी लयबद्ध कराह के साथ, जैसे कुछ धीरे धीरे टूट रहा हो। रोहन कमरे में गया और उसके बगल में बैठ गया। अर्जुन ने उसे नहीं देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन कमरे के दरवाजे पर टिकी थीं। उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो नहीं आने वाला था। एमी, पानी चाहिए? उसने पूछा। अर्जुन ने दरवाजे से नजर हटाए बिना सिर हिला दिया। क्या मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? फिर से सिर हिला दिया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी ठुड्डी सिकुड़ गई, उस हावभाव से जो बच्चे तब करते हैं जब वे कुछ कहने वाले होते हैं जो उन्हें दुख देता है। मुझे लक्ष्मी मौसी चाहिए। रोहन को लगा जैसे शब्द छोटे सुइयों की तरह उसके सीने में घुस रहे हैं, जो एक एक करके ऐसी जगह पर चुभ रहे थे जिसके बारे में वह नहीं जानता था कि वह मौजूद है। कबीर अपने बिस्तर पर कमरे के दूसरी तरफ बैठा था, बाहें क्रॉस किए हुए और आंखें सूखी थीं। वह रो नहीं रहा था, लेकिन वह बात भी नहीं कर रहा था, और उसने 1 घंटे पहले रोहन द्वारा लाए गए रात के खाने की प्लेट को नहीं छुआ था। डायनासोर के चित्रों वाली प्लास्टिक की प्लेट में चिकन नगेट्स और चावल ठंडे और अछूते थे। सेबा, तुम्हें कुछ खाना होगा, रोहन ने कहा। मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम्हें रात का खाना खाना होगा। उसने इसे उसी दृढ़ता से कहा जैसे एक वयस्क हड़ताल की घोषणा करता। कोई नाटक नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई मोलभाव नहीं। यह 4 साल के बच्चे का एक निर्णय था, जिसने विरोध का एकमात्र तरीका खोज लिया था, जो उसका शरीर। रोहन खाली प्लेट हाथ में लेकर रसोई में नीचे आया। प्रिया काउंटर पर बैठी थी, दूसरी शराब की बोतल के साथ, और हाथ में फोन था। जब उसने उसे भरी हुई प्लेट के साथ अंदर आते देखा तो उसने एक भौं उठाई। उसने रात का खाना नहीं खाया, रोहन ने कहा, और प्लेट को काउंटर पर एक सूखी आवाज के साथ रख दिया, जिससे प्रिया की नजर स्क्रीन से हट गई। यह गुजर जाएगा। वे नखरे कर रहे हैं क्योंकि वे उस नौकरानी को याद करते हैं। वे इस उम्र में जल्दी भूल जाते हैं। रोहन ने उसे देखा। प्रिया, बच्चे टूट चुके हैं। अर्जुन रोना बंद नहीं कर रहा है, और कबीर खाने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वे नौकरानी के लाड प्यार के आदी हैं। वह उन्हें सब कुछ देती है जो वे मांगते हैं, जैसे वे उसके बच्चे हों। इसीलिए वे ऐसा व्यवहार करते हैं। कल तुम उनके लिए एक खिलौना खरीद लेना और वे ठीक हो जाएंगे। रोहन ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसके सीने में कुछ ऊपर चढ़ा, निराशा और कुछ गहरे का मिश्रण, कुछ ऐसा जो संदेह जैसा दिखता था, लेकिन जिसे वह अभी तक नाम देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रिया, मुझे तुम्हें कुछ समझाना होगा। वह देवदार की लकड़ी का गहनों का बक्सा जो मैंने तुम्हें उपहार में दिया था,
कश्मीर से बनवाया था जिस पर तुम्हारे अक्षर उत्कीर्ण थे, वह कहाँ है? ड्रेसिंग रूम में, जहां हमेशा रहता है। प्रिया ने पलक नहीं झपकाई। और गहने दराज में क्यों थे? और गहनों के बक्से में क्यों नहीं? प्रिया ने जवाब देने से पहले शराब का एक घूंट लिया। कभी कभी मैं जल्दी में होने पर उन्हें वहीं रखती हूं। मैं उन्हें हमेशा गहनों के बक्से में नहीं रखती। उत्तर तेजी से आया, बहुत तेजी से, जैसे कुछ ऐसा हो जो पहले से ही तैयार हो, उस सटीक क्षण में कहने के लिए तैयार हो जब कोई वह सवाल पूछेगा। रोहन ने 3 सेकंड तक बिना कुछ कहे उसे देखा। प्रिया ने नजरें मिलाए रखीं। न कोई कंपकंपी, न कोई अतिरिक्त पलक झपकाना, आंखों में संदेह की एक बूंद भी नहीं। और यही, ठीक यही, रोहन को पुष्टि करता था कि कुछ गड़बड़ थी। क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं वे संदेह करते हैं, हकलाते हैं, छोटे विवरणों में विरोधाभास करते हैं, स्मृति में खोजते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं उनके पास तैयार जवाब होते हैं, पॉलिश किए हुए, उपहारों की तरह पैक किए हुए, जिन्हें बस देना होता है। रोहन अध्ययन कक्ष में गया, दरवाजा बंद कर लिया, कंप्यूटर चालू किया और सुरक्षा कैमरों के सिस्टम में लॉगिन किया, जो उसने 1 साल पहले स्थापित किया था, जब कॉलोनी में डकैतियों की एक श्रृंखला हुई थी। 6 कैमरे थे, एक प्रवेश द्वार पर, एक बगीचे में, एक रसोई में, एक दूसरी मंजिल के दालान में, एक लिविंग रूम में और एक ड्रेसिंग रूम में, जिसके बारे में प्रिया को कभी पता नहीं चला, क्योंकि रोहन ने उसे तब लगाया था जब वह अपनी सहेलियों के साथ कैनकन गई थी। उसने खुद भी इस कैमरे के बारे में तब तक भूल गया था जब तक उसे इस पल याद नहीं आया। सिस्टम 30 दिनों की निरंतर रिकॉर्डिंग संग्रहित करता था। रोहन ने पिछले 48 घंटों का चयन किया और देखना शुरू किया। रसोई का कैमरा पिछले दिन सुबह 5:50 बजे लक्ष्मी को नाश्ता तैयार करते हुए दिखा रहा था, अकेली, चुपचाप, फल काटती हुई, दूध गर्म करती हुई, केले के टुकड़े के साथ 2 कटोरी अनाज मेज पर रखती हुई, इससे पहले कि कोई उठे। लिविंग रूम का कैमरा जुड़वां बच्चों को लक्ष्मी के साथ टीवी देखते हुए दिखा रहा था। अर्जुन उसके हाथ से सटा हुआ था, कबीर हाथों से कुछ समझा रहा था। प्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। दालान का कैमरा प्रिया को सुबह 11 बजे अपने कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाता है, बिना रुके जुड़वाओं बच्चों के कमरे के सामने से गुजरता हुआ, फोन हाथ में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ। और फिर रोहन पिछले दिन दोपहर 2 बजे की रिकॉर्डिंग पर पहुंचा। ड्रेसिंग रूम का कैमरा, और जो उसने देखा उसने उसका मुंह सुखा दिया और उसके हाथ ठंडे कर दिए। प्रिया अकेले ड्रेसिंग रूम में दाखिल होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे मुड़कर देखती है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। दराज के सामने चलती है, ऊपर का दराज खोलती है, देवदार की लकड़ी के गहनों के बक्से से हीरे का हार, पन्ने की बालियां और सोने का कंगन निकालती है जो ठीक बगल में था। उन्हें दराज में रखती है। इसके बाद वह उन्हें दराज से निकालती है और सर्दियों के कोट के पीछे अलमारी में पीछे की ओर रखे एक काले सूटकेस में छिपा देती है, जिसका उपयोग दिल्ली में कोई नहीं करता था। प्रिया ने अपने गहने गहनों के बक्से से निकाले थे, उन्हें दराज में ले गई थी, फिर उन्हें दराज से निकाला और उन्हें सूटकेस में छिपा दिया था। और फिर उसने पुलिस को फोन करके शिकायत की थी कि वे दराज से गायब हो गए हैं। रोहन ने रिकॉर्डिंग रोक दी। प्रिया की छवि स्क्रीन पर स्थिर हो गई, हाथ में काला सूटकेस और चेहरे पर एक भाव जो रोहन अगले कई महीनों तक हर रात सोने से पहले याद रखने वाला था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का केंद्रित और व्यवस्थित भाव था जो एक जाल बिछा रहा था। कोई संदेह नहीं था, कोई अस्पष्टता नहीं थी, व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं थी। शिकायत झूठी थी, गढ़ी हुई थी, और जिस महिला ने इसे गढ़ा था वह नीचे रसोई में शराब का अपना तीसरा गिलास पी रही थी, जबकि जिस निर्दोष महिला को उसने गिरफ्तार करवाने भेजा था वह हथकड़ियों के निशान अभी भी लाल कलाइयों पर लिए कंक्रीट की कोठरी में सो रही थी। रोहन कुर्सी के पीछे झुक गया और बंद स्क्रीन को डेस्क पर खुली हथेलियों के साथ घूरता रहा, और उसके सीने में एक दबाव था जो दर्द या क्रोध नहीं था, बल्कि कुछ ठंडा, गहरा, उस व्यक्ति जैसा जो महसूस करता है जब वह पाता है कि जिस व्यक्ति पर उसने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आंखों में देखकर उससे झूठ बोला है। और अध्ययन कक्ष की चुप्पी में, दीवारों और बंद दरवाजे से दबी हुई
अर्जुन के रोने की आवाज अभी भी पहुंच रही थी। एक कोमल, लगातार, लयबद्ध कराह, जैसे एक घड़ी जो उस समय को चिह्नित कर रही है जो लक्ष्मी को उस घर से दूर हो गया है। रोहन नहीं सोया। सुबह 5 बजे तक वह अध्ययन कक्ष में बैठा था, हाथ में फोन लेकर। यह इंतजार कर रहा था कि 7 बजे, ताकि वह कॉल कर सके जो सब कुछ बदल देगी। 7 बजे उसने हेक्टर मेदिना, दिल्ली के आधे व्यापारिक क्षेत्र को कानूनी समस्याओं से बाहर निकालने वाले आपराधिक वकील का नंबर डायल किया। हेक्टर ने दूसरी घंटी पर जवाब दिया, एक ऐसी आवाज में जो अभी तक अपनी पहली कॉफी नहीं पी थी। रोहन ने समय के लिए माफी नहीं मांगी। हेक्टर, मुझे आज इस सुबह अभी एक व्यक्ति को कुजमिल्पा थाने से बाहर निकालना है। उसने 4 मिनट में सब कुछ समझाया। झूठी शिकायत, वह दराज जो सही नहीं थी, वह रिकॉर्डिंग जो प्रिया को अपने गहने हटाते हुए दिखा रही थी। हेक्टर ने बिना टोके सुना और अंत में कहा, वीडियो मुझे मेरे मेल पर भेजो, 2 घंटे में वह बाहर होगी। रोहन ने फोन रखा, ड्रेसिंग रूम की रिकॉर्डिंग को एक फाइल में निर्यात किया, उसे मेल किया और खुद को भेजने की प्रगति बार को घूरता रहा, जैसे कि उस बार पर कुछ ऐसा तय हो रहा था जो एक वीडियो फाइल से कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर वह रसोई में नीचे गया। प्रिया अभी तक नहीं उठी थी, जुड़वां बच्चे भी नहीं। घर शांत था। वह भारी चुप्पी, बड़े घरों की जहां कुछ बुरा हुआ है और दीवारें अभी भी उसे याद कर रही हैं। रोहन ने कॉफी बनाई। वह उस कैप्सूल कॉफी मेकर का उपयोग नहीं जानता था जिसे प्रिया ने 6 महीने पहले खरीदा था, इसलिए उसने अलमारी में देखा और लक्ष्मी द्वारा उसके लिए सहेजी गई घुलनशील कॉफी का एक जार पाया। वह सस्ती कॉफी जो वह रोज सुबह 5:50 बजे बनाती थीं, इससे पहले कि कोई उठे। रोहन ने एक कप में 1 चम्मच डाला, उसमें गर्म पानी डाला और खिड़की के पास खड़ा होकर पी गया। यह कड़वा और पतला था और यह हफ्तों में उसकी सबसे अच्छी कॉफी थी, क्योंकि यह उसके अपने रसोई घर में उस समय से ज्यादा समय में जो उसे याद था, उसके द्वारा अकेले बनाई गई पहली कॉफी थी। 9:15 बजे फोन बजा। यह हेक्टर था। हो गया। तत्वों की कमी के कारण शिकायत वापस ले ली गई है और वीडियो के सबूत के साथ आपकी पत्नी के खिलाफ झूठी शिकायत के लिए एक पूर्व जांच खोली गई है। श्रीमती राम आजाद हैं, आप उन्हें लेने जा सकते हैं। रोहन ने गाड़ी की चाबियां लीं और प्रिया को कुछ बताए बिना घर से बाहर निकल गया। वह थाने तक गाड़ी चलाता रहा। हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसे हुए थे और गला एक गांठ से भरा हुआ था जो निगलने पर भी नहीं खुल रहा था। थाने की इमारत भूरी, चौकोर थी। अग्रभाग पर रंग उखड़ा हुआ था और एक धातु का संकेत था जिस पर सुनहरे अक्षरों में पुलिस थाना लिखा था। रोहन ने दोहरी पंक्ति में गाड़ी पार्क की, अंदर गया और रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। उसने पुरानी कागजात और ताज़ा पूंछे गए फर्श की गंध वाली एक लॉबी में 12 मिनट तक इंतजार किया और फिर पीछे का दरवाज़ा खुला और लक्ष्मी दिखाई दी। वह धीरे धीरे चल रही थीं, छोटे कदमों से, जैसे उनका शरीर उनसे ज्यादा भारी लग रहा हो। उनकी धूसर वर्दी सिकुड़ी हुई और मुड़ी हुई थी। जूड़ा पूरी तरह से खुल चुका था। बाल कंधों पर खुले लटके हुए थे, एक ऐसे तरीके से जो रोहन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा उन्हें एक ऐसे अनुशासन के साथ बांध कर रखती थीं जिसमें कोई अपवाद नहीं था। आंखें पलकों पर लाल और भारी थीं और आंखों के नीचे काले घेरे उन्हें 31 साल की उम्र से 10 साल बड़ी दिखा रहे थे और कलाइयों पर हथकड़ियों के लाल निशान 2 बैंगनी रेखाओं में बदल गए थे जो ऐसी मालाओं की तरह दिख रही थीं जिन्हें कोई पहनना नहीं चाहता। लक्ष्मी ने उसे देखा और रुक गईं। उन्होंने उन गहरी आंखों से उन्हें देखा जो सामान्य रूप से कुछ भी प्रकट नहीं करती थीं, लेकिन जो अब कुछ ऐसा से भरी थीं जिसे रोहन तुरंत पहचान नहीं पाया। यह आभार नहीं था, यह राहत नहीं थी, यह कुछ और जटिल था, कुछ ऐसा जो शर्म जैसा दिखता था कि उन्हें एक ऐसी जगह पर देखा गया जहां वे रहने लायक नहीं थीं। श्रीमान शर्मा, उन्होंने कहा और आवाज खुरदरी, घिसी हुई निकली, जैसे उनके स्वर रज्जू रात भर कसे रहे हों, ठीक उनकी कलाइयों की तरह। रोहन को पता नहीं था कि क्या कहें। उन्होंने प्रतीक्षा के 12 मिनट के दौरान मानसिक रूप से तैयारी की थी कि कुछ सार्थक कहें, कुछ ऐसा जो क्षण के योग्य हो। लेकिन अब जब वह उनके सामने थीं, बाल खुले हुए थे और कलाइयों पर निशान थे और वे उन्हें देखना नहीं चाहती थीं, तो सभी वाक्यांश वाष्पित हो गए।
चलो लक्ष्मी, बस इतना ही निकला, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी बिना कुछ और कहे बाहर की ओर चल पड़ी। वह गाड़ी में चढ़ीं और सह पायलट की सीट पर बैठीं, हाथ घुटनों पर और नजर डैशबोर्ड पर टिकी हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, स्पष्टीकरण नहीं मांगा, रोई नहीं। वह चुपचाप सीधी बैठी रहीं, उस शांत गरिमा के साथ जिसे रोहन अब समझने लगा था कि वह उदासीनता नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का कवच था जिसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि दुनिया आपको तब बिखरने का विलासिता नहीं देती जब आपके पास पालने के लिए 12 साल की एक छोटी बहन और बिना किसी की मदद के आगे बढ़ाने के लिए एक जीवन हो। रोहन पाम मार्ग पर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, चाणक्यपुरी पार किया और फिर पहाड़ियों तक, पाला तक चढ़ा। जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो लक्ष्मी ने पत्थर के अग्रभाग को देखा और पहली बार जब से वह थाने से निकली थीं, उनके चेहरे पर कुछ हिल गया। यह मुस्कान नहीं थी, यह कुछ छोटा, अधिक नियंत्रित था, कुछ ऐसा जो होठों के कोनों और आंखों की चमक में रहता था और जिसका मतलब था, मेरे बच्चे यहाँ हैं। रोहन ने घर का दरवाजा खोला। जुड़वां बच्चे लिविंग रूम में थे। कबीर ने लक्ष्मी को देखा और आधे सेकंड के लिए जम गया, जैसे उसके दिमाग को यह पुष्टि करने की जरूरत थी कि उसकी आंखें जो देख रही थीं वह वास्तविक था और रात के उसके अन्य सपनों में से एक नहीं था। फिर वह भागा। वह अपने छोटे पैरों और खुले हाथों से दौड़ा और उसके शरीर के केंद्र से एक चीख निकली, लक्ष्मी मौसी। उसने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि लक्ष्मी को पीछे हटना पड़ा ताकि वह गिर न जाए। उसने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को घेरा और अपना चेहरा उसके पेट में दबा लिया और फिर चिल्लाया। लेकिन इस बार यह डर या गुस्से की चीख नहीं थी, बल्कि उस चीज की थी जिसे 4 साल के बच्चे अभी भी शब्दों के साथ जटिल किए बिना महसूस करना जानते हैं। यह शुद्ध, स्वच्छ, पशुवत राहत थी, उस चीज की राहत जो टूट गई थी और फिर से ठीक हो गई थी। अर्जुन भागा नहीं, अर्जुन चला। वह लिविंग रूम से प्रवेश द्वार तक सावधानी से कदमों से चला, जैसे एक बच्चा जो जानता है कि अच्छी चीजें बिना सूचना के चली जाती हैं और इसीलिए आपको सावधानी से पास आना होगा, कहीं वे फिर से गायब न हो जाएं। वह लक्ष्मी तक आया, अपने दोनों हाथों से उनका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे नहीं छोड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक कोमल और स्थिर शक्ति से पकड़े रखा। उन बड़ी भूरी आंखों से ऊपर की ओर लक्ष्मी के चेहरे पर टिकी हुई, जैसे यह सत्यापित कर रहा हो कि वह ठीक है, कि वह यहाँ है, कि वह फिर कभी नहीं जाएगी। लक्ष्मी जो थाने में नहीं रोई थी, जो गाड़ी में नहीं रोई थी, जो सिपाहियों के सामने नहीं रोई थी, न ही रोहन के सामने, वह उस घर के संगमरमर के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गईं, उन 2 बच्चों को गले लगाया जो उनके नहीं थे और रो पड़ी। वह ऐसे रोईं जैसे वे लोग रोते हैं जो लंबे समय से कुछ ऐसा रोक रहे हैं जो उस शरीर के लिए बहुत बड़ा है जो उसे रखता है। उनके कंधे हिल रहे थे और उनका चेहरा जुड़वां बच्चों के सिरों के बीच धंसा हुआ था। उनके हाथ उनकी पीठ पर कसे हुए थे, जैसे वे एक ऐसी दुनिया में एकमात्र वास्तविक चीज हों जिसने पिछले 24 घंटों में उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि उनका कोई मूल्य नहीं है। रोहन दरवाजे से उन्हें देखता रहा, पास नहीं गया, हस्तक्षेप नहीं किया। वह अभी भी हैंडल में गाड़ी की चाबियां लिए फ्रेम पर झुका हुआ खड़ा रहा। उस महिला को अपने बच्चों को गले लगाते हुए अपने फर्श पर घुटनों के बल बैठे हुए देखता रहा और उसने उस स्पष्टता के साथ जाना जो उसकी पसलियों को दुख देती थी कि वह महिला निर्दोष थी, कि वह हमेशा से निर्दोष थी और वह लगभग उसे जेल में सड़ने दे देता, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बात पर 2 साल के बेदाग आचरण की तुलना में ज्यादा भरोसा किया था। 20 मिनट बाद जब जुड़वां बच्चे आखिरकार लक्ष्मी को छोड़ चुके थे और कबीर उस अनाज को खा रहा था जिसे उसने पिछली रात खाने से इनकार कर दिया था, रोहन ने रसोई में लक्ष्मी से बात की। उसने उसे समझाया कि शिकायत वापस ले ली गई है, कि सबूत थे कि गहने कभी चोरी नहीं हुए थे। उसने उसे रिकॉर्डिंग के बारे में अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे उसे पहले प्रिया के साथ हल करना था। लक्ष्मी ने बिना टोके सुना, हाथ काउंटर पर और आंखें सिंक और खिड़की के बीच एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। मैं चाहती हूं कि आप रुकें,
लक्ष्मी, रोहन ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह फिर कभी ऐसी जगह पर सोए जहां वह सुरक्षित महसूस न करे। मेरे पास कोलोनिया डेल वैले में एक छोटा अपार्टमेंट है जिसका मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं। यह छोटा है, लेकिन इसमें सब कुछ है। जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, तब तक वह वहां रह सकती है। लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उन आंखों में, जिन्हें रोहन ने मुश्किल से पढ़ना शुरू किया था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह आभार नहीं था, यह प्रतिरोध था। सर, मैं आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बहुत सराहना करती हूं, लेकिन मुझे दान की आवश्यकता नहीं है। मैं बस काम पर लौटना चाहती हूं, वही करना जो मैं हमेशा से करती आई हूं। बस इतना ही है जो मुझे चाहिए। रोहन ने अपने गले पर हाथ फेरा। लक्ष्मी, यह दान नहीं है, यह कम से कम है जो मैं आपको उस घटना के बाद देता हूं। लक्ष्मी ने धीरे धीरे, दृढ़ता से, बिना आक्रामकता के, लेकिन बिना बातचीत की गुंजाइश के सिर हिलाया। आपको मेरे लिए कुछ नहीं देना है सर। मैं यहां काम करने आई हूं, एहसान पाने नहीं। कबीर ने बिना जाने यह बहस सुलझाई कि वह ऐसा कर रहा था। वह खाली अनाज का कटोरा हाथ में लेकर रसोई में दाखिल हुआ, उसे काउंटर पर रख दिया और कहा, बच्चों की उस विनाशकारी सरलता से जो गर्व या सामाजिक वर्ग को नहीं समझती। लक्ष्मी मौसी, क्या आप रुकेंगी? क्योंकि एमी कहता है कि अगर आप फिर से चली गईं तो वह आपके साथ चला जाएगा। लक्ष्मी ने कबीर को देखा, फिर लिविंग रूम की ओर देखा जहां अर्जुन सोफे पर बैठा था, पैर सिकोड़े हुए और हाथ घुटनों के चारों ओर रसोई की ओर देख रहा था, उन आंखों से जिन्हें यह कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी कि वे क्या कह रहे थे। और लक्ष्मी ने अपार्टमेंट स्वीकार कर लिया। अपने लिए नहीं, रोहन के लिए नहीं, बल्कि 4 साल के एक बच्चे के लिए जो उस एकमात्र व्यक्ति के जाने के डर में नहीं रह सकता था, जिसने उसे सुरक्षित महसूस कराया था कि वह फिर से एक पुलिस जीप के पीछे गायब हो जाएगी। रोहन ने जुड़वां बच्चों के सो जाने तक इंतजार किया। रात के 9 बज चुके थे और लक्ष्मी ने उन्हें अर्जुन के बिस्तर पर लिटाया था, दोनों एक साथ, पैर उलझे हुए और हाथ एक दूसरे को ढूंढते हुए, जैसे जुड़वां बच्चे करते हैं जो सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, बहुत कुछ साझा करते हैं। लक्ष्मी ने एक कहानी सुनाई जो उन्होंने मौके पर बनाई थी, एक भालू के बारे में जिसने अपना मांद खो दिया और उसे फिर से पा लिया, और अर्जुन कहानी के कहीं पहुंचने से पहले ही सो गया। और कबीर अंत तक अपनी नींद रोके रहा, आंखें आधी बंद और हाथ लक्ष्मी की आस्तीन पकड़े हुए। जब दोनों बच्चों की लंबी और मुलायम सांस के साथ सांस ले रहे थे, जो अंत में शरीर को छोड़ने में सक्षम महसूस करते थे, लक्ष्मी चुपचाप उठी और कमरे से बाहर निकली। रोहन गलियारे में उनका इंतजार कर रहा था। उसने सिर से इशारा किया और लक्ष्मी समझ गईं कि उन्हें जाना है। शुभ रात्रि सर, उन्होंने कहा और अपने शांत कदमों से नीचे उतरी, जैसे उनके पैरों ने किसी को परेशान न करने के लिए वजनहीन होना सीख लिया हो। रोहन ने मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, फिर वह लिविंग रूम की ओर चला गया जहां प्रिया सोफे पर पैर क्रॉस किए बैठी थी, फोन हाथ में और सेंटर टेबल पर एक सफेद शराब का गिलास। इस शांति में कुछ लगभग अश्लील था। रोहन ने सोचा, जिस तरह से उसकी पत्नी 12 घंटे पहले एक निर्दोष महिला को जेल भेजने के बाद सोशल मीडिया की जांच कर सकती थी और शराब पी सकती थी, रोहन उसके सामने व्यक्तिगत सोफे पर बैठ गया, अपना लैपटॉप सेंटर टेबल पर रखा और उसे खोल दिया। स्क्रीन पर ड्रेसिंग रूम की रिकॉर्डिंग की रुकी हुई छवि चमक उठी। प्रिया दराज के सामने पीठ करके खड़ी थी। प्रिया ने स्क्रीन को देखा। शराब का गिलास मेज और उसके होंठों के बीच रास्ते में रुक गया और उसकी आंखों में कुछ बदल गया, कुछ जो 1 सेकंड से भी कम समय तक चला, लेकिन जिसे रोहन ने पकड़ लिया क्योंकि वह इसकी तलाश कर रहा था। यह एक अतिरिक्त पलक थी, बाईं आंख के कोने में लगभग अदृश्य संकुचन, किसी ऐसे व्यक्ति का माइक्रो हाव भाव जिसने अभी अभी कुछ देखा है जिसे वह नहीं जानता था कि मौजूद है। तुम्हें नहीं पता था कि ड्रेसिंग रूम में एक कैमरा था, रोहन ने कहा। यह एक सवाल नहीं था। प्रिया ने गिलास को धीरे धीरे, नियंत्रित तरीके से मेज पर रख दिया, जैसे नियंत्रण आखिरी चीज थी जो उसके पास बची थी और वह उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। रोहन, मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूं। तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया है। प्रिया,
तुमने देवदार की लकड़ी के गहनों के बक्से से अपने गहने निकाले, उन्हें दराज में ले गई, फिर उन्हें दराज से निकाला और काले सूटकेस में छिपा दिया जो सर्दियों के कोट के पीछे है। और फिर तुमने पुलिस को फोन करके कहा कि वे दराज से गायब हो गए हैं। तुमने एक चोरी का आविष्कार किया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, ताकि लक्ष्मी को जेल में डाला जा सके। जो चुप्पी उसके बाद आई वह लंबी नहीं थी, लेकिन घनी थी, गाढ़ी थी, उस तरह की चुप्पी जो दो लोगों के बीच स्थापित होती है जब उनमें से एक जानता है कि अब सच्चाई कहीं नहीं छिप सकती और दूसरा इंतजार कर रहा है कि मलबे से क्या निकलता है। इंतजार कर रहा है। प्रिया ने आखिरी बचाव की कोशिश की। वह महिला मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही थी, रोहन। हर दिन वह उन पर ज्यादा नियंत्रण कर रही थी, उनके लिए खाना बना रही थी, उन्हें नहला रही थी, उन्हें कहानियां पढ़ रही थी, उनकी हर चीज का जश्न मना रही थी। मेरे अपने बच्चे मुझे प्रिया कहते हैं और उसे लक्ष्मी मौसी कहते हैं, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो वे मुझे कभी नहीं देते। क्या तुम जानते हो कि ऐसा महसूस करना कैसा लगता है जब तुम्हारे बच्चे नौकरानी को पसंद करते हैं? आवाज अंत में ऊंची हो गई, कुछ ऐसी चीज से लदी हुई जो दर्द हो सकती थी अगर वह घायल गर्व और एक ऐसी नफरत की मोटी परत में लिपटी न होती जो किसी विशेष पर निर्देशित नहीं थी बल्कि पूरी स्थिति पर थी, इस अन्याय पर कि उसने दो बच्चों को जन्म दिया जो उसे प्यार से नहीं देखते थे। रोहन ने बिना टोके उसे सुना। जब वह समाप्त हुई तो उसने एक ही वाक्य कहा, और इसीलिए तुमने उसे जेल भेजा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वह लिपटे हुए होंठों और सोफे के कुशन के किनारे को पकड़े हुए हाथों के साथ लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी और फिर अभिनय पर नफरत हावी हो गई। क्योंकि हाँ, रोहन, क्योंकि हाँ, क्योंकि वह महिला मुझसे वह चीज छीन रही थी जो इस घर में मेरी एकमात्र चीज है। तुम कभी नहीं होते। तुम यात्रा करते हो और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हो और एयरपोर्ट की गंध के साथ आते हो और सोचते हो कि बिलों का भुगतान करके तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। मैं यहाँ दो बच्चों के साथ अकेली रह जाती हूँ जो मेरी बात नहीं सुनते, और एक नौकरानी जो उन्हें वह सब देती है जो मैं देना नहीं जानती। क्या तुम्हें लगता है कि यह आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दुख नहीं होता? यह उस समय हुआ जब कबीर लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। उन दोनों में से किसी ने भी उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नहीं सुना था। वह अपनी धारीदार नीली पजामा पहने हुए था जो लक्ष्मी ने 1 घंटे पहले पहनाई थी, और उसके बाल अस्त व्यस्त थे, जैसे कोई बच्चा ऐसी आवाज सुनकर जाग गया हो जिसे उसने नहीं सुनना चाहिए था। वह दरवाजे के फ्रेम में खड़ा रहा, अपनी मां को उन आंखों से देख रहा था जो कुछ भी छिपाना नहीं जानती थीं, और कुछ ऐसा कहा जिसने लिविंग रूम की हवा से ऑक्सीजन छीन ली। माँ, मुझे लक्ष्मी मौसी के लिए तुम्हारा डर नहीं है। मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि तुम चिल्लाती हो और चीजें फेंकती हो। कबीर की आवाज कांपी नहीं, न ही वह चिल्लाया, न ही वह रोया। उसने 4 साल के बच्चे की साफ और भयानक स्पष्टता के साथ बात की, जो कुछ ऐसा कह रहा था जिसे वह लंबे समय से छिपाए हुए था और जिसे आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। प्रिया अचल रह गई। उसका मुंह खुला रह गया और उसके हाथ सोफे के कुशन पर ढीले पड़ गए, जैसे अचानक उससे ताकत छीन ली गई हो। रोहन ने अपने बेटे को देखा। क्या फेंकती हो बेटा? प्लेटें, कबीर ने कहा, और गिलास। और एक बार उसने टीवी का रिमोट दीवार पर फेंक दिया और वह टूट गया, और वह जोर से चिल्लाती है। वह इतना चिल्लाती है कि एमी का पेट दर्द करने लगता है, और वह लक्ष्मी मौसी के पीछे छिप जाता है, क्योंकि लक्ष्मी मौसी ही अकेली हैं जो चिल्लाती नहीं है। रोहन को लगा जैसे उसके अंदर कुछ ढह रहा है, कुछ ऐसी चीज नहीं जो दीवार या संरचना हो, बल्कि कुछ ज्यादा मौलिक, ज्यादा गहरा। यह विचार कि उसका घर उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान था। वह लैपटॉप की ओर मुड़ा। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे। उसने पिछले 3 महीनों की रिकॉर्डिंग खोली, लिविंग रूम, रसोई, दूसरी मंजिल के दालान के कैमरे, और 14 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। प्रिया रसोई में कबीर पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने एक गिलास जूस गिरा दिया था। चीख इतनी जोरदार थी कि कैमरे का माइक्रोफोन ध्वनि को विकृत कर रहा था। कबीर जूस हाथों से टपकता हुआ जम गया। अर्जुन, जो मेज के दूसरी तरफ बैठा था, कुर्सी से नीचे उतरा
और रसोई के दरवाजे की ओर भागा। दालान का कैमरा उसे सीढ़ियां दौड़कर चढ़ते हुए सर्विस रूम में घुसते हुए दिखाता है, जहां लक्ष्मी इस्त्री कर रही थीं और उसके पैरों को गले लगा रही थीं। लक्ष्मी ने इस्त्री छोड़ दी, अर्जुन को उठाया और बिना कुछ पूछे उसे अपनी छाती से लगाया, क्योंकि उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। 2 नवंबर की रिकॉर्डिंग। प्रिया लिविंग रूम में फोन पर बात कर रही थी। जुड़वां बच्चे कुछ मांग रहे थे जो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। प्रिया उनसे चुप रहने को कहती है। कबीर जोर देता रहता है। प्रिया सोफे से उठती है, सेंटर टेबल पर रखी सिरेमिक की प्लेट उठाती है और उसे डाइनिंग रूम की दीवार पर फेंक देती है। प्लेट टुकड़ों में बिखर जाती है। अर्जुन अपने कान हाथों से ढंक लेता है और सोफे में सिकुड़ जाता है, आंखें बंद किए हुए। कबीर अपनी मां को घूरता रहता है, मुट्ठियां भींची हुई और जबड़ा कसा हुआ। प्रिया कुछ भी नहीं हुआ जैसे फोन पर वापस चली जाती है। 3 मिनट बाद दालान का कैमरा लक्ष्मी को सीढ़ियां उतरते हुए, लिविंग रूम में दाखिल होते हुए, बच्चों को चोट न लगे इसलिए हाथों से प्लेट के टुकड़े उठाते हुए दिखाता है और दोनों जुड़वां बच्चों को रसोई में ले जाते हुए, जहां वह उनके पैरों पर बैठकर उनके लिए बीन और पनीर के पराठे बनाती है और उनके लिए टैबलेट पर एक फिल्म लगाती है। 19 नवंबर की रिकॉर्डिंग। प्रिया फोन हाथ में लेकर सीढ़ियां चढ़ रही है। जुड़वां बच्चे उसका पीछा करते हुए कुछ मांग रहे हैं। प्रिया अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। जुड़वां बच्चे दालान में बाहर बैठ जाते हैं। अर्जुन दीवार से सटकर बैठ जाता है, घुटने छाती से लगाए हुए। कबीर दरवाजे पर 3 बार दस्तक देता है, कोई नहीं खुलता। वे 47 मिनट तक दालान में बैठे रहते हैं, जब तक कि लक्ष्मी ऊपर नहीं आती, उन्हें वहां नहीं पाती। उनके बगल में घुटनों के बल बैठती हैं और उन्हें कमरे में ले जाती हैं, जहां वह उन्हें एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं, जब तक कि वे सो नहीं जाते। 47 मिनट। 4 साल के 2 बच्चे एक बंद दरवाजे के सामने दालान में बैठे हैं, अपनी मां के उन्हें अंदर आने देने का इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने रिकॉर्डिंग देखना बंद कर दिया, इसलिए नहीं कि और नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि वह अब और नहीं देख सकता था। उसके हाथ कीबोर्ड पर कांप रहे थे, उसकी आंखें कुछ ऐसी जल रही थीं जो केवल आंसू नहीं थे, बल्कि गुस्सा था। एक ठंडा, शांत गुस्सा जो उसके सीने के केंद्र में बर्फ के एक ब्लॉक की तरह स्थापित हो गया था, जो किसी भी चीज से पिघलने वाला नहीं था। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, प्रिया को देखा। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और हाथ घुटनों पर कसे हुए थे। अचल, जैसे हिलना बंद करके वह उस लिविंग रूम में अस्तित्वहीन हो सकती थी, जहां सालों से उसने जो कुछ भी बनाया था वह ढह रहा था। और रोहन ने अपनी जिंदगी में सबसे कम और सबसे दृढ़ आवाज में कहा, तुमने लक्ष्मी पर हमारे बच्चों के लिए खतरा होने का आरोप लगाया। तुमने उसे एक कोठरी में भेज दिया। अर्जुन और कबीर के सामने हथकड़ियां पहनाई और इस सारे समय खतरा तुम थी। प्रिया ने नजरें नहीं उठाईं, कुछ नहीं कहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सच्चाई 6 कैमरों और 4 साल के एक नंगे पैर वाले बच्चे की आवाज में रिकॉर्ड की गई थी। और उस संयोजन के खिलाफ कोई बचाव नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई शराब का गिलास नहीं था, न ही कोई पेंट किया हुआ नाखून, न ही कोई महंगी पोशाक जो उसे बचा सके। कबीर अभी भी दरवाजे के फ्रेम में खड़ा था। रोहन उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और उसे गले लगा लिया। कबीर ने उसे पहले वापस गले नहीं लगाया, बस सीधा खड़ा रहा, हाथ बगल में, जैसे वह मूल्यांकन कर रहा हो कि यह आलिंगन उन आलिंगनों में से एक है जो टिकते हैं, या वे जो गायब हो जाते हैं जब पापा को विमान लेना होता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह ढीला पड़ गया, अपना सिर रोहन के कंधे पर झुका दिया और आंखें बंद कर लीं। वह रोया नहीं। वे बच्चे जो चिल्लाने वाले वयस्कों के सामने रोना नहीं सीखते हैं, उन्हें गले लगाने वाले वयस्कों के सामने फिर से रोने में बहुत समय लगता है। लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और यह अभी के लिए काफी था। अगले दिन रोहन ने 3 लोगों को फोन किया। पहला हेक्टर मेदिना, उसका वकील था। हेक्टर, मुझे तलाक चाहिए और मुझे हिरासत चाहिए। दूसरा जुड़वां बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित डॉ. लेटिका इबार थीं, एक नरम आवाज वाली और मोटे चश्मे वाली मनोवैज्ञानिक जो 4 साल से ऐसे बच्चों के साथ काम कर रही थीं जिन्होंने ऐसी चीजें देखी थीं जो किसी भी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। तीसरा लक्ष्मी को था,
उसने उससे घर लौटने के लिए कहा, मेहमान के रूप में नहीं, एहसान के रूप में नहीं, बल्कि एक औपचारिक अनुबंध, एक नए वेतन, एसिक से स्वास्थ्य बीमा और उन शर्तों के साथ जो वह चाहती थीं। लक्ष्मी ने कोलोनिया डेल वैले के अपार्टमेंट से चुपचाप सुना, जहां उन्होंने एक कोठरी की कंक्रीट की बेंच या इटावा में किराए पर लिए गए पतले गद्दे के बजाय अपना पहला रात एक ऐसे बिस्तर पर बिताई थी जो उनका नहीं था। उन्होंने एक ही शर्त के साथ स्वीकार किया, जब मैं बच्चों के साथ आऊं तो वह महिला घर पर न हो। मैं नहीं चाहती कि वे फिर से कोई लड़ाई देखें। प्रिया उसी सप्ताह चली गईं। कोई चीख पुकार नहीं थी, दीवार पर कोई प्लेट नहीं फेंकी गई थी, बच्चों के सामने कोई दृश्य नहीं था। अध्ययन कक्ष में 40 मिनट की बातचीत हुई, जिसका दरवाजा बंद था, जिससे रोहन की आंखें लाल हो गईं और प्रिया एक सूटकेस लेकर निकली। वह पोलमार्क में अपनी मां के घर चली गईं। कानूनी प्रक्रिया उन चीजों की मूक गति से आगे बढ़ी जिनके पास भरपूर सबूत थे। हेक्टर ने पारिवारिक न्यायाधीश के सामने रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की। 6 वीडियो, 6 अलग अलग तारीखें, एक महिला के चिल्लाने, वस्तुएं फेंकने, अपने 4 साल के बच्चों को ताले वाले दरवाजे के पीछे बंद करने के 6 दस्तावेजित क्षण। न्यायाधीश ने पहले 3 देखे और उन्हें बाकी 3 देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पिता के लिए अंतरिम हिरासत, मां के लिए मेलजोल पर प्रतिबंध, जब तक कि वह एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और एक पर्यवेक्षित चिकित्सा कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेती। प्रिया ने शर्तें स्वीकार कर लीं, इसलिए नहीं कि वह सहमत थी, बल्कि इसलिए कि उसके वकील ने उसे समझाया कि विकल्प बदतर था। यदि यह रिकॉर्डिंग के साथ मुकदमे में जाता तो वह न केवल हमेशा के लिए हिरासत खो देती, बल्कि बाल शोषण के आरोपों का भी सामना कर सकती थी। लक्ष्मी के घर लौटने का पहला दिन मंगलवार था। वह हमेशा की तरह सुबह 6 बजे आईं, जोड़ा कसकर बंधा हुआ और धूसर वर्दी इस्त्री की हुई, लेकिन इस बार उनके कंधे पर कुछ ऐसा था जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके कंधे पर कपड़े का एक छोटा थैला लटका हुआ था, जिसमें 2 कहानी की किताबें थीं जो उन्होंने मेट्रो स्टॉल से अपने पैसे से खरीदी थीं। ये बच्चों के लिए हैं, उन्होंने कहा, जब रोहन ने जिज्ञासा से उन्हें देखा, ताकि सोने के समय हमारे पास नई कहानियां हों। जुड़वा बच्चे 7 बजे नीचे आए। कबीर ने सीढ़ियों से उन्हें देखा और दौड़ पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में वह रुक गया, जैसे किसी चीज ने उसे अंदर से रोक दिया हो। वह अंतिम सीढ़ी पर खड़ा रहा, उन्हें एक ऐसे भाव से देखता रहा जो रोहन ने कभी नहीं देखा था। यह खुशी या राहत नहीं थी, यह सावधानी थी। एक बच्चे की सावधानी जो जान गया है कि जिन लोगों से वह प्यार करता है वे बिना सूचना के गायब हो सकते हैं, और इसीलिए हर वापसी का जश्न मनाने से पहले सत्यापन किया जाना चाहिए। लक्ष्मी मौसी, उन्होंने कहा, और आवाज सामान्य से ज्यादा धीमी निकली, वे तुम्हें अब और नहीं ले जाएंगे। लक्ष्मी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गईं और सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं मेरे बच्चे, कोई मुझे नहीं ले जाएगा, मैं यहीं हूं। कबीर ने एक बार सिर हिलाया जैसे कोई सौदा बंद कर रहा हो और उन्हें गले लगा लिया। अर्जुन बाद में नीचे आया। वह भागा नहीं, वह सावधानी भरे कदमों से चला, जो दुनिया के करीब आने का उनका तरीका था। वह लक्ष्मी से 1 मीटर की दूरी पर रुका और उन बड़ी भूरी आंखों से उन्हें देखा जो हमेशा यह गणना करती रहती थीं कि करीब आना सुरक्षित है या नहीं। लक्ष्मी हिली नहीं, हाथ नहीं बढ़ाए, उन्हें बुलाया नहीं, बस वहीं खड़ी रहीं, घुटनों के बल बैठी इंतजार करती रहीं, क्योंकि वह कुछ जानती थीं जिसे रोहन 4 वर्षों में पढ़ना शुरू कर रहा था, कि डरे हुए बच्चों को जल्दी नहीं की जा सकती। उन्हें तब आने देना चाहिए जब वे तैयार हों, अपने समय पर, अपनी गति से, इस निश्चितता के साथ कि कोई उन्हें खींचेगा नहीं, धक्का नहीं देगा, या अगर वे बहुत देर करते हैं तो चिल्लाएगा नहीं। और अर्जुन धीरे धीरे करीब आया, कदम दर कदम, जब तक कि वह करीब नहीं आ गया कि वह अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों के सिरे से लक्ष्मी की वर्दी को छुआ, जैसे यह सत्यापित कर रहा हो कि यह वास्तविक था, कि यह ठोस था, कि यह उन चीजों में से एक नहीं थी जो दिखाई देती हैं और गायब हो जाती हैं जब कोई अपनी आंखें बंद करता है। लक्ष्मी हिली नहीं। अर्जुन ने आस्तीन को छुआ, फिर हाथ को, फिर बांह को, और जब वह अंततः आश्वस्त हो गया कि लक्ष्मी वास्तव में वहां है, तो वह अपने छोटे शरीर के पूरे वजन के साथ उन पर गिर गया
और आंखें बंद कर लीं। थेरेपी अगले सप्ताह शुरू हुई। डॉ. इबार हर मंगलवार और गुरुवार शाम 4 बजे आती थीं। वह खेल के कमरे के फर्श पर जुड़वां बच्चों के साथ बैठती थीं और 1 घंटे तक उनके साथ खेलती थीं। उन्होंने सीधे सवाल नहीं पूछे, उनसे यह बात करने के लिए नहीं कहा कि क्या हुआ था। उन्होंने उन्हें मिट्टी, क्रेयॉन, लकड़ी के ब्लॉक दिए और उन्हें जो चाहे करने दिया, जबकि वह देखती रहीं। और कभी-कभी उन्होंने जो बना रहे थे या चित्र बना रहे थे, उस पर कोमल टिप्पणियां कीं। कबीर ब्लॉक से ऊंचे-ऊंचे टॉवर बनाता और फिर उन्हें गिरा देता और फिर से बनाता। बनाना और नष्ट करना, बनाना और नष्ट करना। डॉक्टर ने रोहन से कहा कि यह सामान्य है, कि यह वह तरीका है जिससे बच्चे उन स्थितियों को संसाधित करते हैं जहां उन्होंने नियंत्रण खोने जैसा महसूस किया। एक ऐसा चक्र दोहराना जहां वे तय करते हैं कि कुछ कब गिरता है और कब फिर से उठता है। अर्जुन चुपचाप चित्र बना रहा था, उस एकाग्रता से भौहें सिकोड़कर, जैसे कोई बच्चा कागज पर वह चीज डाल रहा हो जिसे वह शब्दों में नहीं डाल सकता। एक दिन डॉक्टर ने उससे अपने परिवार का चित्र बनाने के लिए कहा। अर्जुन ने एक भूरा क्रेयॉन लिया और 4 आकृतियां बनाईं। पहली लंबी थी, जिसमें नीली रेखा थी जो पापा के टाई थी। दूसरी छोटी थी, जिसके शरीर के चारों ओर एक छोटी सी धूसर गोलाकार थी जो लक्ष्मी की वर्दी थी। तीसरी और चौथी समान आकार की 2 आकृतियां थीं, एक टाई की आकृति से चिपकी हुई और दूसरी वर्दी की आकृति से चिपकी हुई। सेबा और मैं, उन्होंने उन्हें इंगित करते हुए कहा। डॉक्टर ने चित्र देखा और मां। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने एक लाल क्रेयॉन उठाया और कागज के कोने में बाकी आकृतियों से अलग एक छोटी आकृति बनाई। उसने हाथ नहीं बनाए। उस शाम डॉक्टर ने रोहन को चित्र दिखाया। बच्चे दुनिया को वैसे ही चित्रित करते हैं जैसा वे महसूस करते हैं, जैसा वे देखते हैं वैसा नहीं। उन्होंने समझाया, अर्जुन महसूस करता है कि उसका परिवार 4 लोगों का है। आप, लक्ष्मी, उसका भाई और वह। उसकी मां मौजूद है, लेकिन दूर और उन्हें गले लगाने की क्षमता के बिना, कोने में बिना हाथों वाली आकृति का यही मतलब है। रोहन ने चित्र को देखा और महसूस किया कि उसके सीने में कुछ बंद हो रहा है। एक दबाव जो नया नहीं था, लेकिन अब उसका आकार और रंग था। यह कागज के एक टुकड़े के कोने में एक लाल क्रेयॉन था। हफ्ते उस अच्छी धीमी गति से बीतते गए जो उपचार प्रक्रियाओं में होती है, वह धीमी गति जिसे जल्दी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए नीम को सूखने की जरूरत होती है, इससे पहले कि कोई उसके ऊपर निर्माण कर सके। रोहन ने नाश्ता बनाना सीखा। यह उसे ठीक से नहीं आता था। पहले दिन उसने अंडे जला दिए और कबीर ने उसे पूर्ण ईमानदारी से बताया कि लक्ष्मी मौसी के अंडे टायर की तरह नहीं महकते थे। लक्ष्मी रसोई के दरवाजे से हंसी, एक छोटी हंसी जो उनके मुंह से निकल गई इससे पहले कि वह अपना मुंह हाथ से ढक सकें। और यह पहली बार था जब रोहन ने 2 वर्षों में उन्हें हंसते हुए सुना था। उन्होंने उसे फ्लेम कम करना सिखाया और अंडे को धीरे से हिलाना सिखाया ताकि वे चिपके नहीं। और रोहन ने उन्हें फिर से बनाया और इस बार कबीर ने बिना टिप्पणी किए खाया, जो यह कहने का उनका तरीका था कि वे स्वीकार्य थे। अर्जुन, जो चुपचाप खा रहा था, उसने नजरें प्लेट से हटाए बिना अंगूठा उठाया और वह उठा हुआ अंगूठा रोहन को किसी भी कार्यालय में हस्ताक्षरित अनुबंध से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। लक्ष्मी ने घर की दिनचर्या को एक ऐसी दक्षता के साथ व्यवस्थित किया जिसे अब रोहन नई आंखों से देख सकता था। यह केवल सफाई और व्यवस्था नहीं थी, यह संरचना थी, यह पूर्वानुमेयता थी, यह सावधानीपूर्वक एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां 4 साल के 2 बच्चे जान सकें कि आगे क्या होने वाला है। सुबह 7 बजे नाश्ता, 8 बजे स्कूल, 3 बजे दोपहर का भोजन, 4 बजे थेरेपी या खेल, 7 बजे रात का खाना, 8 बजे कहानी, 8:30 बजे सोने का समय। हर घंटा अपनी जगह पर, हर गतिविधि अपने समय पर, हर बदलाव की घोषणा समय पर की जाती थी ताकि कोई अचानक बदलाव से डरे नहीं, क्योंकि यही वे बच्चे हैं जिन्होंने अराजकता का अनुभव किया है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि दुनिया का एक क्रम है जो तब नहीं टूटेगा जब किसी का बुरा दिन होगा। और उस दिनचर्या के भीतर अर्जुन में कुछ बदलना शुरू हो गया। यह कोई शानदार बदलाव नहीं था या कोई नाटकीय क्षण नहीं था,
जिसे उंगली से इंगित किया जा सके। यह क्रमिक था, कुछ ऐसा जो उन विवरणों में देखा जा सकता था जिन्हें केवल कोई व्यक्ति जो उसे ध्यान से देखता था वही देख सकता था। उसने दालान पार करते समय दीवार से चिपके चलना बंद कर दिया। जब टेलीविजन पर कोई आवाज ऊंची करता था तो वह सिकुड़ना बंद कर देता था। जब भी कोई दरवाजा खुलता था तो वह अपनी आंखें लक्ष्मी की ओर ढूंढना बंद कर देता था। एक दिन प्रिया के जाने के 3 सप्ताह बाद रोहन लिविंग रूम में बैठा एक ईमेल फोन पर पढ़ रहा था। जब उसने अपनी टांग पर कुछ महसूस किया, उसने नीचे देखा और अर्जुन को सोफे के बगल में खड़ा पाया। वह उसे उन बड़ी आंखों से देख रहा था, लेकिन बिना डर के, बिना सावधानी के, उस निरंतर मूल्यांकन के बिना जो वह किसी भी वयस्क के पास आने से पहले करता था, जो लक्ष्मी नहीं था। पापा, क्या आप मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाएंगे? रोहन ने फोन मेज पर रख दिया, स्क्रीन नीचे की ओर, और कहा, जरूर एमी, जो तुम चाहो। और अर्जुन मुस्कुराया, एक छोटी सी मुस्कान मुश्किल से दिखाई देने वाली, जिसने उसकी आंखों के कोनों को सिकोड़ दिया और उसके गालों को आधा सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया। लेकिन वह वहां थी, और रोहन जानता था कि यह मुस्कान पहली वास्तव में महत्वपूर्ण चीज थी जो उसने उस घर में बनाई थी। 2 साल बीत गए, 2 साल जो हस्ताक्षरित अनुबंधों में या निर्मित वर्ग मीटर में या बैंक खाते के आंकड़ों में नहीं मापे गए थे, बल्कि छोटी और अधिक मूल्यवान चीजों में मापे गए थे। पहली बार जब अर्जुन ने बिना मांगे सुप्रभात कहा, पहली बार जब कबीर ने फुटबॉल मैच हारा और गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि दूसरी टीम के खिलाड़ी को MAU स्कूल में हाथ मिलाया, पहली बार जब रोहन 5 बजे से पहले घर पहुंचा और जुड़वां बच्चों ने उसे आश्चर्य से नहीं देखा, बल्कि उस सामान्यता से देखा जो हर दिन होता है। अर्जुन 6 साल का हो गया और घर के पास एक सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला लिया, क्योंकि रोहन ने फैसला किया कि उसके बच्चे हर जगह के बच्चों से घिरे रहेंगे, न कि केवल उन बच्चों से जो उनकी तरह दिखते हैं। स्कूल के पहले दिन लक्ष्मी उसे कक्षा के दरवाजे तक छोड़ने गई। अर्जुन अपना नीला बैकपैक पहने हुए चला, जो उस पर थोड़ा बड़ा था, और उसके नए जूते जो अभी भी छाले दे रहे थे। और जब वह कक्षा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह रुक गया। लक्ष्मी उसके स्तर पर घुटनों के बल बैठ गईं। क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन हिला नहीं। वह दरवाजे पर खड़ा रहा और अंदर झांक रहा था, जहां 28 बच्चे जिन्हें वह नहीं जानता था, पंक्तियों में व्यवस्थित सीटों पर बैठे थे, एक दूसरे से उस शोरगुल और अव्यवस्थित ऊर्जा से बात कर रहे थे जो सुबह 8 बजे पहली प्राथमिक कक्षा के कमरों में होती है। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे उसने पहचाना, क्योंकि उसने पिछले 4 वर्षों में इसे कई बार देखा था। वह सटीक क्षण जब अर्जुन तय करता है कि छिपना है या आगे बढ़ना है। पहले वह हमेशा छिपता था, उनके पैरों के पीछे या किसी फर्नीचर के पीछे या चुप्पी के पीछे, जो उसका सबसे पुराना शरण था। लेकिन इस बार अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने अपने दोनों हाथों से बैकपैक के पट्टियों को ठीक किया। उसने मुंह से एक बार सांस ली और अंदर चला गया, अकेला, बिना पीछे मुड़े, लक्ष्मी का हाथ ढूंढे बिना, साथ जाने के लिए कहे बिना। वह दूसरी पंक्ति में एक खाली सीट तक चला गया, बैठ गया और अपने हाथ डेस्क पर रख दिए। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रहीं, और उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने में कुछ ढीला हो गया है, कुछ ऐसा जिसे वह 4 वर्षों से बिना मांगे किसी चीज को पकड़े रहने की शांत शक्ति के साथ ढो रही थी। यह लगातार चिंता कि यह बच्चा हमेशा के लिए अपने ही डर के पीछे फंस जाएगा। लेकिन अर्जुन उस सीट पर सीधा बैठा था, हाथ शांत, आगे देख रहा था, शिक्षिका के बोलने का इंतजार कर रहा था। और जब शिक्षिका ने पूछा कि पहले कौन अपना परिचय देना चाहता है, तो 3 हाथ उठे। उनमें से एक अर्जुन का था। शिक्षिका ने उसे इशारा किया। अर्जुन खड़ा हो गया। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है, उन्होंने कहा, और आवाज स्पष्ट निकली, बिना कांप के, उस हकलाहट के बिना जो प्रिया के जाने के बाद महीनों तक रही थी। मैं 6 साल का हूं। मैं अपने पापा, अपने भाई सेबा और लक्ष्मी मौसी के साथ रहता हूं, और मुझे चित्र बनाना पसंद है। वह बैठ गया। 2 लड़कियों ने ताली बजाई। पीछे की पंक्ति के एक लड़के ने पूछा कि लक्ष्मी कौन है। अर्जुन ने उसे देखा और उस सरलता से कहा जिससे कोई कहता है कि यह इतना स्पष्ट है कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है।
वह व्यक्ति जो मेरी देखभाल करता है। लक्ष्मी ने यह नहीं सुना क्योंकि वह पहले ही दरवाजे से दूर हो चुकी थीं। लेकिन जब शिक्षिका ने उस शाम फोन पर उन्हें यह बताया तो उन्हें रसोई की कुर्सी पर बैठना पड़ा और अपनी उंगलियों से आंखें भींचनी पड़ी, क्योंकि उनके गले से कुछ ऊपर आया जिसने उन्हें बात नहीं करने दी। कबीर ने उसी स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उसने उसी तरह अनुकूलन किया जैसे कबीर हर चीज के अनुकूलन करता था, जैसे कि दुनिया एक ऐसी जगह थी जो उसका इंतजार कर रही थी और न कि इसके विपरीत। पहले सप्ताह में उसके 4 दोस्त बन गए थे। दूसरे सप्ताह तक वह स्कूल की फुटबॉल टीम में था। वह गेंद से सबसे कुशल नहीं था, लेकिन वह सबसे ज्यादा दौड़ता था और सबसे ज्यादा चिल्लाता था, और दूसरे बच्चे उसका पीछा करते थे, क्योंकि कबीर में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को उसके पक्ष में रहना चाहा। और उसकी एक आदत थी जिसका उल्लेख शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका ने माता पिता की पहली बैठक में रोहन से किया था। हर बार जब कोई छोटा बच्चा खेलने के मैदान में गिर जाता था तो कबीर उसे उठाने वाला पहला व्यक्ति होता था। वह दिखावे के साथ या किसी को देखने का इंतजार किए बिना ऐसा नहीं करता था। वह ऐसे व्यक्ति की सहजता से ऐसा करता था जो जानता है कि फर्श पर होने का क्या मतलब है, और इसलिए वह कभी भी किसी और को वहां नहीं छोड़ेगा। शिक्षिका ने कहा कि उन्होंने कभी भी 6 साल के बच्चे में इतनी ऊर्जा और सहानुभूति का संयोजन नहीं देखा था। रोहन ने यह सुनकर मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो केवल गर्व नहीं था, यह जानने का बोझ भी था कि यह सहानुभूति कहीं से पैदा नहीं हुई है, कि कबीर ने दूसरों की रक्षा करना सीखा था, क्योंकि सालों तक उसे अपने भाई की उस चीज से रक्षा करनी पड़ी थी जिसका सामना किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी अभी भी घर में थीं, लेकिन उनके पद का शीर्षक बदल गया था, क्योंकि रोहन ने उन्हें घरेलू सहायिका कहना बंद करने से इनकार कर दिया था। जब वह जो करती थीं वह किसी भी मौजूदा नौकरी के विवरण से परे था। वह घर की समन्वयक थीं, जिनका वेतन लक्ष्मी ने 3 बार मना करने की कोशिश की थी, यह कहते हुए कि यह बहुत ज्यादा है, और ऐसी सुविधाओं के साथ जिनमें चिकित्सा बीमा, बोनस, छुट्टियां और एक मासिक योगदान शामिल था, जिसे रोहन ने उनके नाम पर एक बचत खाते में जमा किया था, बिना यह बताए कि वह लक्ष्मी को बताएंगे, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह लक्ष्मी को बताएगा तो वह गर्व के कारण इसे अस्वीकार कर देंगी। और कुछ ऐसी चीजें थीं जो बिना अनुमति के की जा सकती थीं जब इरादा सच्चा था। और लक्ष्मी की बहन ललिता मई के एक गुरुवार को एक विश्वविद्यालय के सभागार में एक समारोह में नर्सिंग से स्नातक हुई, जहां कागज के फूलों, सस्ते इत्र और पारिवारिक गर्व की गंध आ रही थी। लक्ष्मी एक उधार ली हुई पोशाक में गईं जो थोड़ी लंबी थी, और आंखें ऐसी चीज से भरी थीं जिसे नाम की आवश्यकता नहीं थी। रोहन भी गया। वह लक्ष्मी से 2 पंक्तियों पीछे बैठा था, क्योंकि हेक्टर ने उसे तारीख के बारे में सूचित किया था, और रोहन ने फैसला किया कि वह वहां रहना चाहता है। जब ललिता अपनी टोगा और कैप के साथ और अपने डिप्लोमा के साथ मंच पार कर गईं, तो लक्ष्मी कुर्सी से उठीं और खुले हाथों और बंद आंखों से ताली बजाईं, और रोहन ने पीछे से देखा कि उनके कंधे एक ऐसी रोने से कांप रहे थे जो इस बार दर्द, डर या लाचारी का नहीं था, बल्कि उस चीज का था जिसे दुनिया में बहुत कम लोगों को महसूस करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, यह निश्चितता कि बलिदान सार्थक था। ललिता मंच से नीचे आईं, लक्ष्मी के पास गईं और उन्हें गले लगाया। उन्होंने धन्यवाद नहीं कहा, कहने की जरूरत नहीं थी। आलिंगन ने सब कुछ कह दिया। रोहन ने अपनी यात्राएं आधी कर दी थीं। जिन अनुबंधों के लिए पहले भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती थी, अब उन्हें वीडियो कॉल पर निपटाया जाता था, और जिन्हें इंतजार नहीं किया जा सकता था, उन्हें सुबह 6 बजे जाने वाली उड़ान और रात 8 बजे लौटने वाली उड़ान के साथ एक दिन की यात्राओं में निपटाया जाता था। रोहन ने कुछ ऐसा समझा था जो किसी भी बिजनेस स्कूल या नेतृत्व संगोष्ठी में नहीं सिखाया जाता है, कि उसके जीवन में बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कंक्रीट और स्टील से नहीं बना था, बल्कि दिनचर्या, रात 7 बजे रात के खाने, सोने से पहले की कहानियों, अंडे की भुर्जी तैयार करने वाली सुबहों से बना था जो अब जलते नहीं थे। वह हर रात जुड़वाओं बच्चों के साथ रात का खाना खाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह थका हुआ आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास 200 बिना जवाब वाले ईमेल थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल एस्टेट बाजार गिर रहा था और साझेदार घबरा रहे थे। शाम 7 बजे
रोहन शर्मा अर्जुन के बाईं ओर और कबीर के दाईं ओर मेज पर बैठे थे और लक्ष्मी ने उन्हें बिना मांगे रात का खाना परोसा, क्योंकि 4 साल बाद वह जान गई थीं कि रोहन शनिवार को गर्म चॉकलेट पीते हैं। भले ही उन्होंने इसे कभी जोर से नहीं कहा हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखभाल करने वाले लोग बिना किसी को सिखाए सीख लेते हैं। रोहन ने एक घूंट लिया। यह गर्म, मीठा था, उस दालचीनी के स्पर्श के साथ जिसकी कबीर हमेशा मांग करता था और जो रोहन को कुछ ऐसा याद दिलाता था जिसे वह नाम नहीं दे सकता था, लेकिन जो घर लौटने जैसा महसूस हुआ, जहां कोई बच्चा था और जो मानता था कि वह अब मौजूद नहीं है। रसोई शांत थी, लेकिन वह भारी चुप्पी नहीं थी जो डरे हुए घरों में होती है। वह तनावपूर्ण चुप्पी नहीं थी जहां अगला शब्द एक चीख हो सकती थी। यह अच्छी चुप्पी थी, वह चुप्पी जो तब मौजूद होती है जब किसी को यह जानने के लिए बात करने की जरूरत नहीं होती कि चीजें ठीक हैं, जब शरीर आराम कर रहे होते हैं और हाथ व्यस्त होते हैं और हवा में चॉकलेट और दालचीनी और घर की महक आती है। अर्जुन ने अपना होमवर्क खत्म किया, नोटबुक बंद की और रोहन की बाह से सट गया, जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अब करीब आने की अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। कबीर अपनी फुटबॉल पिच का चित्र बनाना जारी रखा, जैसे वह एक लघु वास्तुकार हो। लक्ष्मी ने बर्तन धोया और उसे खिड़की के पास सुखाने के लिए रख दिया, जहां वर्जन ऑफ ग्वाडालूप की मोमबत्ती जल रही थी, जैसे वह हर सुबह जलती थी, जैसे वह तब तक जलती रहेगी जब तक लक्ष्मी के पास उसे जलाने के लिए हाथ हैं और धन्यवाद देने के लिए कुछ है। और रोहन उस रसोई की मेज पर बैठा था जिसकी कीमत उस औपचारिक भोजन कक्ष की मेज की एक भिन्नता थी, जिसका अब कोई उपयोग नहीं करता था। उसके दोनों ओर उसके बच्चे और हाथों में एक कप चॉकलेट। उसने कुछ ऐसा समझा जो कैमरों की रिकॉर्डिंग ने उसे सिखाया था, लेकिन जो अब इस शनिवार की चुप्पी में पूरी तरह से समझ में आया था कि सच्चाई केवल कैमरों में रिकॉर्ड नहीं थी, कि सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई हमेशा 2 बच्चों की आंखों में थी, जिन्हें देखने के लिए कोई रुका नहीं था। अर्जुन की आंखों में जो डरता था इसलिए छिप जाता था, कबीर की आंखों में जो इसलिए चिल्लाता था क्योंकि कोई और नहीं चिल्लाता था, लक्ष्मी की आंखों में जो अपने पास बचे हुए प्यार से देखभाल करती थी, क्योंकि कभी कभी एक रिकॉर्डिंग में सबसे शक्तिशाली सबूत न तो किसी फाइल में न ही अदालत में, यह इस बात में है कि एक बच्चा डर लगने पर किसी का हाथ कैसे ढूंढता है, और वह हाथ जो हमेशा वहां था एकमात्र सच्चाई है जो मायने रखती है।